हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोटिया जॉबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज है हमारे साथ फिर से एक खास मेहमान। और आप अभी दीपावली से ठीक पहले एओ का जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें आप सेलेक्ट हुए हैं एओ में। और यूँ कहे कि दीपावली जो ओरिजिनल दीपावली आनी चाहिए वो दीपावली आपने अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए, संस्था के लिए, हम सब के लिए वो वाली दीपावली आप लेके आए हैं। बहुत ही जीनियस और सुपर स्टूडेंट। भाई होता क्या एक्चुअली, बहुत बार क्या होता है, आदमी पढ़ने के बाद में कई साल तक बैठा रहता है, उसके बाद वो 2 साल 4 साल बेरोजगारी का दंश, तो बड़ी एक मुसीबत सी हो जाती है परिवार के लिए भी, उस स्टूडेंट के लिए भी। लेकिन कोई इंसान पढ़ते पढ़ते ही, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते ही पीएचडी का भी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, और सेकंड सेमेस्टर के दौरान ही अगर आप एओ जैसी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, कृषि अधिकारी बन जाते हैं, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती, अचीवमेंट हो नहीं सकती। तो ऐसी जीनियस और सुपर राजधानी हमारे बीच है सुनील गोरा जी। आप जैतपुरा के रहने वाले हैं और 2013 में आप राजधानी में पढ़े। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन चिमनपुरा से किया, पीजी बीकानेर से किया, और अभी फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं सोइल साइंस में बीकानेर में। सेकंड सेमेस्टर आपका चल रहा है, कोर्स वर्क का एग्जाम आपका आने वाला है। और ऐसी स्थितियों में आप एओ जैसे बड़े पोस्ट पे, क्योंकि एग्रीकल्चर में हर बच्चे का ख्वाब होता है मैं कृषि अधिकारी बनूं या साइंटिस्ट बनूं, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी में जाऊं, एक बड़ा सपना होता है। और आपने न केवल वो सपना देखा बल्कि उस मुकाम तक भी पहुंचे। तो ऐसी जीनियस पर्सनैलिटी हमारे बीच है। और मैं चाहूँगा दर्शक के इनकी सफलता के बारे में, कैसे इन्होंने, क्या इनका मोटिवेशन रहा, क्या इनका जुनून रहा, कैसे ये इतना सफल हो गए और जल्दी सफल हो गए। बहुत सारे ऐसे और भी कई स्टूडेंट्स होंगे जो 5 साल ग्रेजुएशन करे हुए हो गए या पीजी किए हुए, पीएचडी किए हो गए, और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन आपका तो भी एट द टाइम ऑफ स्टडी के टाइम में ही आप उस ऊंचाई पे, उस बुलंदी पे पहुंचे हैं। तो मैं चाहूँगा सुनील भाई सबको नमस्कार और राम राम करके अभिवादन करें हमारे दर्शकों का। नमस्ते सर, सभी को राम राम। और सुनील भाई से थोड़ा सा मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। और पहला क्वेश्चन मेरा परिवार के बारे में है कि परिवार में कौन कौन है और कितने पढ़े लिखे हैं, और क्या परिवार का मुख्य प्रोफेशन है, क्या मतलब इनकम सोर्सेज है, घर पे कौन कौन से काम है, कितने भाई बहन है। थोड़ा परिवार के बारे में सुनील भाई बताएं। सर मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। इसमें दादी जी है, मेरे माता पिता एंड मेरे भाई बहन हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? सर मैं एक बड़ा भाई है, एक मेरी बड़ी बहन है। अच्छा। 3 भाई बहन हैं। तो दीदी और भैया क्या कर रहे हैं? सर दीदी तो ससुराल में है और बड़ा भाई राजस्थान पुलिस में है। बहुत बढ़िया। और पापा जी क्या करते थे? सर पापा जी खेती, हमारा मेन इनकम का सोर्स खेती है सर हमारा। खेती है, खेती करते हैं। हाँ। तो एक बड़ी बात है, बड़े भैया पुलिस में हैं और आप छोटे वाले हैं एओ बन गए हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा परिवार को लग रहा होगा। कैसा महसूस किया घर वालों ने जब रिजल्ट आया, और कैसे क्या आपको लग रहा था कि हम लोग इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे? सर जैसे कि पहले मेरा एआरओ में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी थोड़ी बहुत निराशा भी थी इससे पहले। तब मैंने फिर दोबारा से अपने कॉन्फिडेंस डेवलप किया और फिर दोबारा से मैंने एओ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर उसके बाद में लग तो नहीं रहा था कि जैसे सिलेक्शन हो जाएगा, एक मन में डर तो रहता ही है। हाँ, क्योंकि पोस्ट भी काफ़ी कम थी और बड़ा एग्ज़ाम है। हाँ सर वो, और जैसे मेरा लगभग 9 बजे के लगभग रिजल्ट आया था 1 तारीख को। तो मैंने घर वालों को जैसे बताया तो उनको एक खुशी की लहर होती है ना घर वालों, जैसे एक्सपेक्ट, जैसे उनको ऐसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं। भाई दादी के लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि उनका बेटा जो है वो फर्स्ट ग्रेड का, सीधा ही फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी बन रहा है। मम्मी पापा के लिए तो एक बहुत खुशी की बात, सारे घर वाले बड़े मतलब खुश हुए होंगे और बड़े एक नेचुरल सी बात है। और भैया की पोस्टिंग कहाँ है इस समय? सर भाई मेरे बड़ा भैया बनवारी लाल गोरा है, उनकी पोस्टिंग 2 है एसपी के ऑफिस में। बहुत बढ़िया बात है। और मतलब मेन जो है खेती का ही काम है। तो पापा जी कितने पढ़े लिखे हैं? सर मेरे पिताजी 5वीं तक पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो मतलब एक ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, और फिर भी उन लोगों ने तपस्या करके और बहुत आगे पहुंचाया। मम्मी तो शायद पढ़ी भी नहीं होंगी। हाँ, मम्मी तो उस समय बहुत, क्योंकि पापा जी जब 5वीं क्लास पढ़े तो मम्मी तो पढ़ी भी नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने तपस्या देखी। तपस्या और संस्कार दादा दादी के, माता पिता के होते हैं। और जहाँ दादी या दादा में से कोई होते हैं या दोनों होते हैं तो वो तो पूरा परिवार संस्कारित होता है। और मुझे याद है जब आप यहाँ पढ़ते थे तो भी आपका व्यवहार इतना ज़बरदस्त और इतना मतलब सुपर था कि आप बाकी स्टूडेंट्स के लिए आप एक बड़ा एग्जाम्पल थे। और आज भी आप जब आए हैं और आपका जो इतनी देर हम लोग जब साथ साथ रहे, अभी 1-2 घंटे से साथ साथ है, तो मुझे लगा कि वाकई एक अच्छाई क्या होती है कि स्टूडेंट कितना अच्छा हो सकता है, वो आप सुनील भाई से सीख सकते हैं। अच्छा सुनील जी, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रेजुएशन के दौरान और
मतलब ग्रेजुएशन तो आपने चिमनपुरा से की है, तो वहाँ की क्या स्थितियाँ रही, कैसे वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसा पढ़ाई का स्थितियाँ वहाँ की? सर मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन की वो अपने SKN के अंडर में आती है, बाबा भगवंत दास राजकीय महाविद्यालय। सर उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पर, फिर भी वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। फिर भी वहाँ पर सर उनको मेरा कंसेप्ट क्लियर करवाया, जैसे सोयल साइंस की हुई मेरे को वहाँ से मोटिवेशन मिला कि आप सोयल साइंस में अच्छा कर सकते हैं। तब मैंने सर आगे PG की प्रिपरेशन स्टार्ट की। सही बात है। मतलब थोड़ा सा क्या वो मल्टी फैकल्टी कॉलेज है, लेकिन फिर भी वहाँ के स्टूडेंट्स इतने सफल है। आज कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बड़े तो एग्जाम्पल आप खुद ही है कि वहाँ से पढ़ने के बाद आप, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और भी जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, क्योंकि अब एक मल्टी फैकल्टी है, इसलिए वहाँ साइंस भी चल रही है, आर्ट्स भी चल रही है, एग्रीकल्चर भी चल रही है। फिर भी एग्रीकल्चर में जो वहाँ की फैकल्टीज है, सीताराम जी कुमाऊँ सर को, मैं अभी तो रिटायर्ड हो गए, वो बहुत मेहनत और बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तित्व आप है इस दुनिया में, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मेहनत की है। चलिए PG के दौरान, PG आपने वहीं से की है जहाँ से मैंने PG की है, बीकानेर से। वही सेम डिपार्टमेंट है, मेरा भी सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, सुनील जी का भी सोशल साइंस डिपार्टमेंट है। तो PG को लेके MSc के दौरान आपका क्या वहाँ का अनुभव रहा, किन किन ने पढ़ाया आपको? और कोई स्टूडेंट अगर बीकानेर यूनिवर्सिटी या बीकानेर कैंपस को चुनता है तो उसको क्या चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए? तो PG का थोड़ा सा आप बताएं, MSc के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? सर PG के दौरान मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, क्योंकि वहाँ पर सीखने के लिए मेरे को बहुत कुछ मिला। मेरे गाइड वहाँ पर शीशराम जी यादव थे, उनने मेरे को अच्छी से थीसिस पर काम करवाया तथा अच्छा मुझे नॉलेज दिया। और हमारे यहाँ पर डॉक्टर योगेश जी शर्मा HOD सर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके गाइडेंस में हमें आगे प्रिपरेशन की, हमें टाइम भी दिया गया कि आप अगर स्टेट लेवल की कोई तैयारी करो तो तैयारी भी कराओ। और वहाँ पर हर फैसिलिटी भी थी वहाँ पर, और इसके साथ ही गुरुजनों का अच्छा सपोर्ट था। बहुत बढ़िया बात है। बीकानेर वैसे भी अपने आप में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1987 का यूनिवर्सिटी है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, और कॉलेज भी काफ़ी डेवलप है, बहुत अच्छा कॉलेज है। कोई भी स्टूडेंट अगर वहाँ जाना चाहे तो आराम से जा सकता है। बहुत बढ़िया सुविधाएँ हैं, बहुत बढ़िया माहौल है वहाँ का, कम्पिटिटिव माहौल है। पूरे हिंदुस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ। और PhD अभी आप चल रही है, PhD आपका कोर्स वर्क के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो कैसा अगर ज्वाइनिंग हो गई तो क्या आगे का प्लानिंग रहेगा, कैसे वो हो जाएगा या कैसे रहेगा? सर अभी तो ज्वाइनिंग में शायद अभी टाइम लगेगा, तो अभी ये सेकंड सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स वर्क वाला हो हाँ सर, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सर अगर ज्वाइनिंग अगर थोड़ी लेट होती है, थर्ड सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा, और मेरा अगर क्रेडिट सेमिनार वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो सर मैं फिर ज्वाइनिंग के बाद 2 साल का ब्रेक लेके फिर वापस कर दूँगी। हाँ, जो रहा हुआ वो काम बाद में हो जाएगा, यूँ रहेगा। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ी फैसिलिटी होती है कि प्रोबेशन पीरियड के बाद आप स्टडी के लिए लीव ले सकते हैं, पढ़ने के लिए लीव ले सकते हैं, तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। और आप या तो इस समय जैसे ज्वाइनिंग ज़्यादा लेट हुई तो हो सकता है काफ़ी काम आपका हो ही जाए, नहीं तो फिर वो दोबारा आपको लीव लेके आपको करना होगा। तो PhD का कैसा वहाँ पे रिसर्च वगैरह का कैसा, बीकानेर में क्या स्थितियाँ हैं रिसर्च को इनको लेके? और कॉलेज में करते हैं या ARS नज़दीकी ARS है वहाँ पर जाके आप रिसर्च वाला काम करते हैं? सर हमारे वहाँ पर दोनों फैसिलिटी है। वहाँ ARS पर जिस लड़के गाइड अगर ARS पर है तो उसको ARS पर भी काम करवाया जाता है, और कॉलेज में हर फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारे वहाँ पर ECPS से लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छा से दिया जाता है, पढ़ाई भी सर अच्छे से की जाती है। और अगर किसी को और भी एडवांस पास में CIH है, वहाँ पर जाके वहाँ ले सकते हैं। CIH भी नज़दीक है, 3 ही किलोमीटर का फासला है, और वो तो पूरा नेशनल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। बहुत अच्छा कैंपस है, ICAR का कैंपस है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं भी वहाँ गया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ जब CIH के अंदर गया तो भाई इतना गजब का कैंपस और इतना ज़बरदस्त अंदर फैसिलिटीज़ है, क्योंकि वो तो ICAR का है। ICAR तो आपको पता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, उसके तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है और सारे के सारे बहुत डेवलप है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, बहुत रिसर्च वहाँ होता है काफ़ी अच्छा। MSc में क्या आपका टॉपिक था उसका थीसिस वगैरह के लिए? सर मेरा ST सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स पर मेरा टॉपिक था। उसके अंदर अगर हम प्रिसीजन फार्मिंग पर मैंने कार्य किया। उस पर हम किसी प्लांट को कितने न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, उसके कितना अवेलेबल हो रहा है, कितने सॉइल के अंदर रह गए, उसकी मैंने स्टडी की। नहीं स्पेशल क्रॉप था या सभी क्रॉप्स पे कर रहे थे? नहीं सर, मेरी 2 स्पेसिफिक क्रॉप थी, एक तो टोमेटो थी, एक ब्रिंजल थी। टोमेटो तो इसका मतलब ट्रायल वगैरह भी लगानी पड़ी होगी आपको, बहुत सारा तो हुआ होगा। और ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे के इफेक्ट थे या कुछ स्पेसिफाइड? सर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट पर गया और एक मेजर न्यूट्रिएंट NPK पर किया था। NPK पर और माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे थे पूरे? हाँ सर, सारे मतलब माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स का क्या इफेक्ट आता है ब्रिंजल पे और टोमेटो पे, ये आपका पूरा का पूरा रिसर्च था। और अब थोड़ा सा मैं निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहूँगा। सगाई या शादी हो गई क्या सुनील जी? सर मेरी सगाई हो गई है। सगाई हो गई? हाँ सर। चलो हमारी शुभकामनाएं हैं। और
सही टाइम पे आप नौकरी लगे हैं, क्योंकि सगाई होने के बाद अभी शादी बाकी है। मतलब अभी राजधानी सारे बच्चे डांस कर लेंगे जो इनके जूनियर्स हैं और स्टाफ वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामना। और अब थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इस समय पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एमएससी भी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे अपने जीवन को लेना चाहिए कि वो भी बहुत अच्छा कर जाए आपकी तरह ही, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर कोई लड़का बीएससी कंप्लीट करके अगर किसी स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की प्रिपरेशन में लगता है और एक दो बार उसको अगर सफलता नहीं मिलती तो उसकी निराश कभी नहीं होना चाहिए। और अगर उसको ऐसा लगता है कि अपने को डिमोरलाइज हो रहे, तो ऐसे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए। सर मैंने ऐसे यूट्यूब पर सर आपके और अलग अलग आईएएस के उनके इंटरव्यू देखता था मैं, और उससे मुझे मोटिवेशन मिला और मेरे माँ बाप ने मेरे को खूब सपोर्ट किया। और इसके बीच जो और उस निराश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और आगे उसकी प्रिपरेशन में आगे लेवल की तैयारी है वो उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब कोई भी अगर एग्जाम में आप असफल होते हैं, मैंने आपको पहले वाले इंटरव्यू में भी कहा था, जब आप किसी एग्जाम में असफल हो रहे हैं इसका मतलब ईश्वर आपकी बड़ी सफलता की तैयारी कर रही है। सेम आपका भी केस, जैसे पहले वाले इंटरव्यू मैंने जयपाल के बारे में बताया था कि वो भी एआरओ की तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ था। आप भी सेम बोला मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आप दोनों ने चैलेंज के रूप में लिया और आज उससे भी बहुत बड़ी एग्ज़ाम, क्योंकि एआरओ से काफ़ी बड़ा होता है एओ, तो वो आप उसमें सफल हो गए। इसका मतलब कभी भी कोई एक असफलता आदमी की सफलता को प्रभावित नहीं करती है, और एक सफलता जो है ना वो जरूरी नहीं है कि आपको फिर हमेशा ही आप सफल ही होंगे। जीवन का एक नियम है, कभी सफलता आती है, कभी असफलता आती है, चलता रहता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, अगर किसी एक इंसान को आप परिवार में से किसी एक इंसान को माने कि हाँ मेरे वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, हालांकि पूरा परिवार होता है, किसी एक के बारे में पूछना वैसे सही नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ जैसे 4 परिवार मेंबर होते हैं, 5 होते हैं, तो वहाँ पर किसी एक का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशनल भी, फाइनेंशियल भी, और हर प्रकार से ही जब भी कमज़ोर पड़ते हैं तो वहाँ से भाई नहीं कोई बात नहीं आगे। तो ऐसे परिवार के कौन से मेंबर हैं जिन्होंने ज़्यादा आपको कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और कोई बात नहीं कि यार यारों में नहीं हुआ तो अगली में हो जाएगा, इस तरह का मोटिवेशन कहाँ से परिवार में सबसे ज़्यादा किसने आपको दिया? सर वैसे तो मेरे पूरे परिवार ने मेरे को सपोर्ट किया। सही हाँ सर, लेकिन मैं अपने पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हर जगह उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। अगर किसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसे कोई बात नहीं, आगे और तैयारी कर लेना, हमने ऐसे ही मेरे को हमेशा गाइडेंस किया, ऐसे नहीं कि निराश। हाँ भाई, एक्स्ट्रा कोई तनाव दिया है कि नहीं सफल होना ही है इसमें, तो ये बड़ी बात होती है सर, बहुत बड़ी बात होती है। और पिताजी का जो नेचर है, पिताजी की जो तपस्या है, उसी का आज सारा परिणाम है, और बहुत बड़ी बात होती है। फादर ये कहे कि बेटा कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे पिता होते हैं जो बहुत एक ना समझ होते हैं, या यूँ कहे कि सीधे होते हैं, वो अपने बच्चे पे पूरा दबाव देते थे कि नहीं ये एग्ज़ाम जो है इसको तो हर हाल में सफल होना ही है, इस बार नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कतें हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन कुछ फादर या कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, आराम से अपनी तरफ से बढ़िया करना है, उसके बाद जो होगा वो भगवान की, ईश्वर की जो है रिजल्ट जो आना है वो तो ईश्वर की तरफ से, या यूँ कहे कि कई सारे फैक्टर की वजह से बनना है, बाकी आपको ज़्यादा दबाव नहीं लेना है। ऐसे आपके पिताजी। अच्छा, अगर सफलता की बात करें तो परिवार में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा पापा को इसका जो है ना सपोर्ट मतलब श्रेय देना चाहेंगे, और मदर भी काफ़ी मुझे लग रहा है बहुत तपस्या करती होंगी, मम्मी भी, क्योंकि वो ठीक है भाई अब आज पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी मदर ही पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन इतना ज़रूर जानती है कि ये जो अक्सर है ये किसी मेरे बच्चे का कभी न कभी जो है जीवन बदल देंगे। तो मम्मी के बारे में थोड़ा सा बताया, क्योंकि मम्मी भी एक भगवान का दूसरा रूप होती है, तो मम्मी कैसे आपको सपोर्ट करती थी, या मम्मी ने कितनी तपस्या की आपके लिए? मेरी मम्मी गृहिणी है वैसे, और पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है। उनको ऐसे पता है कि बस ये अच्छी नौकरी है, बड़ी नौकरी है, और वो हमेशा ऐसे कहती है कि मेरे को ऐसे पता लगे कि तेरा नंबर आ जाए, वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। जब उसने बताया मेरे को मेरा अधिकारी में सिलेक्शन हो गया तो वो बहुत बहुत खुश हुई, और यानी उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उसने कहा हमारे सारी काम कंप्लीट हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, दोनों बच्चे सक्सेस हो गए, दीदी की शादी हो गई। तो एक पिता जो होता है वो भाई, पिता का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाए। एक पिता की कामयाबी बच्चों की कामयाबी है। एक कामयाबी की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। एक टीचर, वही टीचर कामयाब माना जाता है जो पढ़ाना चाहता है और बहुत बढ़िया बच्चों को पढ़ाता है। एक पिता वही कामयाब माना जाता है जिनके बच्चे कामयाब हो जाए। अच्छा, दादी जी के बारे में, क्योंकि दादी जी भी एक बड़ा एक भगवान का एक बड़ा रूप होता है, और दादी जी तो पोतों से वैसे भी पोते ज़्यादा नज़दीक दादी जी के होते हैं एक्चुअली। क्योंकि जब पापा को गुस्सा आ रहा होता है तो दादी जी बीच में आके खड़ी हो जाती है, हाँ बोल क्या दिक्कत है। तो ऐसे कई बार जो है ना ऐसी स्थितियाँ। तो दादी जी के बारे में क्या ख्याल है, दादी जी ने कितना सपोर्ट किया?
सर मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तब मैं यानी एमएससी में जब मैं पढ़ाई करने जाता तब वैसे तब तेरा नंबर कब आएगा और हमें कब खुशखबरी मिलेगी, सही बात है। कब हमें मिठाई खिलाएगा, जल्दी से नौकरी लग जा, ऐसी सर मेरे दादी जी की भी टेंशन फ्री हो गई कि भाई चलो सारा परिवार जो है सफल हो गया। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो एक बच्चे के, कई बच्चों के दिमाग में डर होता है कि मैंने एग्रीकल्चर लिया है पता नहीं क्या होगा, है ना, तो उनके लिए भी कोई आपके पास हो भाई, बच्चे जो है ना, भाई देखिए सब्जेक्ट तो सारे ही अपने आप में बहुत अच्छे हैं। एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको अगर अच्छा कैंपस मिलता है तो वहाँ पर सबसे कम कंपटीशन होता है, भीड़ कम रहती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है, बैंक्स वगैरह में भी है, प्राइवेट पे भी लोग बहुत कंपनीज वगैरह में जा रहे हैं, AO की पोस्टें भी आती रहती है, साइंटिस्ट की साल दर साल आती रहती है। तो एक बच्चा जिसने इस तरह का सब्जेक्ट लिया है उनके लिए क्या मैसेज है, जो यूँ लगता होगा पता नहीं मैंने क्या कर दिया, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? सर जो भी एग्रीकल्चर लेता है मैं उनको बोलूँगा डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसमें आगे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। इसमें जैसे अपने स्टेट लेवल की, ICAR लेवल की बहुत सारी वैकेंसी आती है और अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट है उनमें भी जैसे SDO ADO वो पोस्ट आती है और उसमें यानी सर हर दिन हर नई वैकेंसी आती है। सही बात है। हाँ भाई, वो चाहे वो स्टेट लेवल हमारे जो है ना राज्य में आ जाए या पड़ोसी राज्य में आ जाए, जैसे अभी हरियाणा में भी शायद ADO की पोस्ट निकली हुई है, MP वगैरह में भी आती रहती है, UP बिहार हरियाणा चारों तरफ आती रहती है। तो ऐसे मतलब अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है। और देखिए मेरे हिसाब से जो बच्चा BSc एग्रीकल्चर में जो स्टडी करता है, या यूँ कहे कि BSc एग्रीकल्चर से पहले जो तैयारी करके जाता है ZET ICAR की या क्लासेस वगैरह में, तो ये जो 11-12 से लेके BSc तक का जो कंसेप्ट है, जिस बच्चे का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्लियर होता है उसको तो कहीं दिक्कत आती नहीं है, चाहे वो PG का सिलेक्शन हो, चाहे वो कोई नौकरी वाला हो, चाहे और कहीं जो है बड़ी पोस्ट पे जाना हो, कहीं भी जाना हो, उसको दिक्कत नहीं आती है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, वो 12 तक पढ़ते हैं, उसके बाद वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस भाई मैं सुपरवाइजर का दे लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। उसके बजाय तो मेरे हिसाब से बच्चे को, अगर आपने एग्रीकल्चर चुना है, देखिए बहुत अच्छा फील्ड है और आने वाले टाइम में तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप और भी बड़ा स्कोप आने वाला है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो बैकबोन होती है, किसी भी कोई भी कंट्री हो वहाँ की जो इकोनॉमी है उसकी बैकबोन होती है, तो उसको कभी कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि जिस दिन कहते हैं कि जिस दिन किसान खेती करना छोड़ देगा उस दिन नेताओं की नेतागिरी धरी रह जाएगी, उस दिन जो बड़े मतलब सबकी हालत ख़राब हो जानी है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी सिस्टम से बाहर हो नहीं सकती। तो जो भी बच्चे इसके अंदर आना चाहे वो आराम से आए। और पूरा फिर देखिए बच्चे क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि मुझे जो है ना ये काम नौकरी के लिए करना है। नौकरी के लिए काम करने वाले जो है ना कभी नौकरी नहीं लगते, लेकिन जो काम करते हैं ना उनके लिए नौकरी अपने आप आ जाती है। जो सब्जेक्ट को जीते हैं, जो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। मैं क्लास में भी जब पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चों को कहता हूँ बेटा ये जो लाइनें आपके सामने बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ या जो लिखी हुई आपको दिख रही है, एक्चुअली ये लाइन नहीं है, ये आपका जीवन है। जिस दिन आपने इनको जीना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने इनको ईश्वर मान लिया, भगवान मान लिया, ये सब्जेक्ट केवल नौकरी के लिए नहीं है, आपको आत्मसात करना कि नहीं मेरे हर रोम रोम में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, मेरे हर हिस्से में जो है ना ये एग्रीकल्चर ये जो ये चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन में लाइफ टाइम काम आने वाली है। जो पढ़ाई सुनील भाई ने की है वो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आज ये नौकरी लग गए बस हो गया काम, अभी भी वो इनके जीवन भर काम आएगी। अभी भी वो जहाँ भी जाएंगे तो सारी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं कभी किसान से मिल रहे हैं, कभी कोई अधिकारी से मिल रहे हैं, कभी किसी को रिपोर्ट दे रहे हैं, कभी अपने जो सबॉर्डिनेट नीचे वाले जो AA या सुपरवाइजर उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। तो हर जगह जब आपका नॉलेज होगा तो ही आप एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव बन पाएंगे, तभी आप एक बेहतर अधिकारी बन पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप जो बच्चे BSc कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं वो केवल उस सब्जेक्ट को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि नौकरी तो मैं आपको माफ़ी चाहूँगा आप कभी भी नौकरी नहीं लग पाएंगे। लेकिन आपने अगर उन सब्जेक्ट को जीना शुरू कर दिया, आपने उसको अपने आत्मसात, तो आप एक दिन बहुत बड़ी पोस्ट पे, जैसे सुनील जी है इतनी छोटी सी कम उम्र में अभी PhD चल रहा है, इतनी बड़ी पोस्ट पे गए, तो आपके लिए भी बड़ी एक आसान चीज़ हो जाएगी अगर आपने इस तरह से इस सब्जेक्ट को लेना शुरू कर दिया। और केवल भाई नहीं मुझे नौकरी लेने के लिए पढ़ना है, बस नौकरी लग जाऊँ, मैं नौकरी लग जाऊँ, तो कभी भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे उसमें। और अब मैं सुनील जी से लास्ट में यही जानना चाहूँगा कि क्या मैसेज है उन बच्चों के लिए जो आपके छोटे भाई बहन हैं इस समय जो BSc कर रहे हैं, तो कैसे वो जीवन को ले, कैसे आगे आने वाली जो चुनौती है उनका सामना करें? सर मैं लास्ट में बताना चाहूँगा जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर एक बार असफलता मिल जाए तो बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, दूसरे के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, और फिर भी नहीं मिलती तीसरे के लिए करनी चाहिए। भगवान लास्ट में आपको सफलता जरूर अवश्य दिलाएगा। और लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते काम करना है। और किसी से अगर कोई आपका कोई बड़ा हो तो उसे गाइडेंस भी ले और उसके मोटिवेशन, उनकी अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अच्छा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, जब आप राजधानी में पढ़े तो राजधानी के दौरान आपने यहाँ पर क्या सीखा, कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल? सर जब मैं राजधानी में आया तो मेरे को
मेरे को माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सर। आपका गाइडेंस मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। मैं सर जब से यहाँ से 2013 में पास आउट हुआ था यहाँ से जेट की एग्ज़ाम के द्वारा, फिर आपके जैसे मेरे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो हुआ नहीं, और फिर मैं आपके यूट्यूब पर आपके जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देखता था। जैसे मैं फ्री टाइम होता था आपके हमेशा मोटिवेशन वीडियो देखता था, और सर आपको जैसे पढ़ाने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। तो सुनील भाई कोई अच्छा, अब 2013 के बाद में, दर्शकों में आपको बता दूं, सुनील भाई जो है ना 2013 के बाद में आज वापस कैंपस में आए। बहुत लंबा गैप हो गया, 13 का मतलब आज 7-8 साल हो गई। तो उस समय के आज के कैंपस में आपको कैसा चेंज लगा? आज बड़ा एक सुनील भाई पूरा देख रहे थे सर, मैं इस कमरे में रहा था, ये मेरा कितना नंबर बता रहे थे, 103 नंबर कमरे में सर ये मेरा रूम था हॉस्टल का, ये इधर वाले में वो रहते थे, मेरे साथ वाले ये रहते थे। तो बड़ा एक इनको एक्साइटमेंट था, क्योंकि होता भी है, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कि 2013 उसके बाद में इतने समय बाद में फिर से वापस आया हूँ। तो क्या चेंज आपको लगा पूरे इंस्टीट्यूट का जो स्ट्रक्चर है या पूरा जो ढांचा है उसमें कैसा आपको लग रहा था आज? सर मैं जैसे 2013 में आया था और अब आज देख लो तो उसमें दिन रात का फर्क है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है, और अच्छे अच्छे क्लासरूम है, उस स्टडी के लिए अच्छी व्यवस्था दे रखी है, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था है, मेस वगैरह सब अच्छे लगे सर। हॉस्टल को भी बहुत अच्छा मेंटेन किया है सर। तो दर्शकों ये बहुत ही जीनियस और सुपर स्टूडेंट है, और उन बच्चों के लिए डेफिनेटली उन बच्चों के लिए मोटिवेशन है जिनको लगता है कि नहीं मैं जीवन में अच्छा नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ या मैं तो असफल हो गया। बहुत बार तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो 6वीं क्लास के अंदर सप्लीमेंट्री आ गए और उसका रोना ज़िंदगी भर रोते रहते हैं कि मैं तो 6वीं में सप्लीमेंट्री आ गया तो मैं तो अच्छा कर ही नहीं सकता। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप 6वीं में नहीं, आप चाहे 50 बार सप्लीमेंट्री आ गए, 50 बार आप फेल हो गए, 100 बार फेल हो गए, और आपने अगर प्रयास जारी रखे तो हो सकता है आप 101वीं बार में सफल हो जाएंगे। और कभी भी किसी भी असफलता को अपने दिमाग पे नहीं लेना है, और सफलता से भी कभी आपको यूँ नहीं कि भाई आपका जो है ना जो घमंड है, आपका जो अभिमान है वो आसमान को छूने लगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। और सुनील जी उसका जीता जागता उदाहरण है। बहुत ही आज भी वही ज़मीन से जुड़ाव है, आज ही वही एक ऐसे लग रहा है जैसे मुझे 2013 वाला सुनील ही मिला हो। इतना एक बहुत ही सादगी, और ये मैंने कहा ना परिवार से आती है। परिवार जब संस्कारित होता है, दादी है, पापा जी है, तो वो इतने संस्कारित, तो डेफिनेटली आप वैसे ही संस्कारित आप होने ही थे। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है 2013 के बाद में आज सुनील भाई से मिलके, और इनके व्यक्तित्व को, इनके कर्तृत्व को मैं सैल्यूट करता हूँ, और माता पिता को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और आप चूँकि बहुत संभावनाएं हैं, कोई इतनी सी उम्र में अगर एओ बन जाता है, कृषि अधिकारी बन जाता है, तो मैं कह रहा था थोड़े दिनों में आप डिप्टी डायरेक्टर बन जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, और पूरी राजस्थान की एग्रीकल्चर का जो फ्यूचर है आप निर्धारित करेंगे। तो पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और सुनील भाई के लिए, इनकी फैमिली के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत खूब सारी बधाइयाँ। और ये दीपावली आपके जीवन में एक बड़ी खुशियाँ लेके आई है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस समय तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी सुनील भाई बनेंगे थोड़े दिनों में। आप भी लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहें, प्रयास करते रहें, अच्छा करते रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई का। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी।